आज मैं आपको टेम्परेचर मेजरमेंट में सीबेक इफेक्ट के बारे में रीड कराने जा रहा हूँ। इससे पिछले वीडियो में आपने ताप की माप के लिए ताप मापक स्केल या टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल का अध्ययन किया था, जिसमें सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, रैंकिन इस तरह से अलग अलग टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल की चर्चा की गई थी और उनमें रिलेशन भी आपको बताया गया था। तो यहाँ पर कुछ और भी पार्ट हैं जिसमें कि अभी हमने लिखा सीबेक इफेक्ट। तो इसमें थर्मोकपल थर्मामीटर भी बोलते हैं इसको, तो तापमापी भी कहते हैं। तो सीबेक इफेक्ट में आप जो रीड करते हैं थर्मोकपल थर्मोमीटर, इस तरह से आप इनको रीड करते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जब दो अलग अलग चालक धातुओं को इस प्रकार आपस में कंबाइन किया जाता है कि उनके किसी एक जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर दूसरे जंक्शन पॉइंट के टेम्परेचर से डिफरेंट रखा जाए। जैसे यहाँ से हम कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं, जैसे एक मेटल आप ये ले लीजिए, दूसरे मेटल को आप इधर से ड्रा कर लीजिए, ऐसे ये डिफरेंट रखा जा रहा है। इसमें एक को हॉट जंक्शन आप मान लीजिए, दूसरे को कोल्ड जंक्शन। कोल्ड जंक्शन को जैसे आप 0 डिग्री सेल्सियस पर रख सकते हैं। और मेटल टू डिफरेंस में कॉपर, आयरन या इनमें बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे एंटीमनी है, बिस्मथ है, तो उसका एक कॉम्बिनेशन जो है आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। कोई एक पार्ट लेकर इसका शो कर सकते हैं। अब इसमें जो थर्मल ईएमएफ के वजह से जो करंट वगैरह होगा वो आप इसमें शो कर सकते हैं। मिली एम्पियर में होता है। थर्मल ईएमएफ को भी हम लोग मिली वोल्ट में शो करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा कि जब दो विभिन्न चालक पदार्थों को आपस में जोड़कर उनके अलग अलग संधि के ताप को अलग अलग रखते हैं, तो ताप में अंतर के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और बंद परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल बहुत कम मैग्नीट्यूड के रूप में होता है, इसलिए उसको मिली वोल्ट में, या जो करंट प्राप्त होती है उसको मिली एम्पियर में कहा जाता है। फिर इसमें एक रिलेशन भी बताया गया है जिसको आप डिफाइन करते हैं थर्मल ईएमएफ के लिए, E = AT + BT², या थर्मल ईएमएफ के लिए ऐसे भी आप रीड करते हैं α θ + ½ βθ²। यहाँ पर टेम्परेचर को शो कर रहा है और ये थर्मल ईएमएफ को शो कर रहा है। इसमें टाइम का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप इसको कैपिटल T में याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर टाइम का कोई कंफ्यूजन है तो थर्मल ईएमएफ आप ऐसे लिखिए AT + BT²। यहाँ पर टेम्परेचर दिखाया जा रहा है। अब ये डिफरेंस के लिए अगर आप लिखते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस में चाहे तो आप सेल्सियस में शो करें या केल्विन में, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वली प्राप्त होते हैं जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस की बात होगी। तो क्या दिया गया कि जब दो विभिन्न चालकों को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि अलग अलग जंक्शन पॉइंट के टेम्परेचर अलग अलग हों, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण थर्मल ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और वह मिली वोल्ट के ऑर्डर का होता है। और उसमें अगर कोई क्लोज सराउंडिंग पाथ बनाया गया है तो उसमें करंट फ्लो होती है, जिसे हम थर्मल करंट कहते हैं। थर्मल करंट का जो ऑर्डर होता है वो मिली एम्पियर वोल्ट का होता है। तो इस तरह से इसमें आपको हमने एक पार्ट दिखाया और ये थर्मल रिलेशन भी हमने दिखाया, चाहे आपको ये पार्ट में करके दिया जाए या इसे दिया जाए। यहाँ पर इसको नाम दिया जा रहा है थर्मल ईएमएफ और इसे कहा जा रहा है टेम्परेचर के लिए। इसमें आप चाहे थीटा के टर्म में याद रखें या टी के टर्म में, ठीक है। कोई भी पार्ट आप इसको ध्यान देंगे। अल्फा बीटा दिए गए सीबेक के लिए
कोफिशिएंट या गुणांक कहा जाता है, चाहे आप ए भी लीजिए तो इसको सीबेक गुणांक कहा गया है। लेकिन सीबेक कोफिशिएंट अलग से भी नाम दिया जाता है, जिसमें हम अभी चर्चा करेंगे। ज्ञातांक और कोफिशिएंट में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अलग। इस पर कोई ग्राफ खींचते हैं तो किस तरह से प्राप्त होता है उसको भी आप देख सकते हैं। ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे दिया जाता है, वेरिएशन ऑफ थर्मल ईएमएफ विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये कहा गया है कि इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। ऐसे देखिए, वैसे इक्वेशंस को भी आप देख कर शो कर सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ते हैं y इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस डी एक्स स्क्वायर। तो आप कहते हैं कि पाथ पैराबोलिक होगा, तो y पर आप ईएमएफ को रख दीजिए, ये कोई कांस्टेंट है, एक्स एस पर t को रखिए, और इस तरह से आपने जो लिखा था वो पैराबोलिक पाथ को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम पैराबोलिक एक पाथ ड्रा कर दिए हैं, जिसमें जो इसकी पीक वैल्यू है या जो हाईएस्ट मेजरमेंट है थर्मल ईएमएफ का, वो मैं ऐसे ड्रा करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैक्सिमम थर्मल ईएमएफ शो किया गया है, और ऐसे ताप को जिस पर थर्मल ईएमएफ मैक्सिमम होता है उदासीन ताप या न्यूट्रल टेम्परेचर कहा जाता है। सीबेक का जो कोल्ड जंक्शन है वो 0 पे ही रखा जाता है, इसको आप 0 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। ये टी इनिशियल है, तो इसको आप T0 से 0 का सिंबल यहाँ पर देकर समझ सकते हैं। इसको उदासीन ताप कहा गया है, और इसे जो है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन या उत्क्रमण ताप कहा जाता है। आप इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लें। तो इस तरह से जब हम ताप संधि के मान में कोई वृद्धि करते हैं या उनके डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे थर्मल ईएमएफ का मान बढ़ता है, और ये कह सकते हैं कि एक निश्चित मान के बाद फिर से वो घटने लगता है। तो इस तरह से ग्राफ जो है सीबेक के नियम में बताया गया है, और इनके वेरिएशन को हमने ड्रा करके आपको दिखाया, इक्वेशन लिख कर दिखाया। हाफ रहता है उसको भी आप लिख सकते हैं, नहीं है इसके रूप में भी लिख सकते हैं। बाकी चीज़ें सिलेबस में नहीं है, जैसे कि इसमें सीबेक सीरीज वगैरह ये सब डिस्कशन में नहीं आता है कि सीबेक सीरीज क्या है। तो सीबेक सीरीज आप कर सकते हैं जो कि करंट के डायरेक्शन को डिफाइन करता है। इस तरह से देखिए, जैसे कुछ हम नाम ऐसे नोट कर दिए हैं, तो इसमें और भी नाम आते हैं। ऐसे प्लेटिनम है लास्ट में, और भी नाम है। तो ये कहा गया कि सीरीज के अनुसार आप एडजस्ट करिए, तो जैसे जैसे सीरीज में आगे आप बढ़ते जाएंगे तो कपल बनाने पर थर्मल ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम आती है, और उसके लिए मैक्सिमम करंट प्राप्त होता है। तो जैसे एंटीमनी और बिस्मथ का अगर कोई कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं तो ये कहा गया कि उसमें थर्मल ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम प्राप्त होगी। तो इस तरह से बहुत सारे पार्ट हैं, इनमें से कोई पार्ट आप जो गैप है बीच में भी होंगे आप लिखकर उनको याद कर सकते हैं, लेकिन ये सब पार्ट सिलेबस में है नहीं। किसी भी एक सीरीज को आप याद करें, बस ये कह सकते हैं कि सीबेक सीरीज द्वारा उन्होंने कहा था कि करंट के डायरेक्शन को याद किया जा सकता है। तो उन्होंने ये बताया था कि अगर आप एंटीमनी बिस्मथ यूज करते हैं तो कहा गया कि करंट रीच अर्लियर एट द कोल्ड जंक्शन एंड इट्स अपीयर लेटर एट द हॉट जंक्शन। जैसे एंटीमनी और बिस्मथ में कहा जा रहा है कि करंट पहले कोल्ड जंक्शन पर, बिस्मथ के कोल्ड जंक्शन पर अपीयर होगी, और बाद में फिर वो एंटीमनी हॉट जंक्शन पर अपीयर होगी। तो इस तरह का यहाँ पर जो है डायरेक्शनल इफेक्ट आपको बताया गया है कोल्ड जंक्शन और हॉट जंक्शन से।
इसमें भी कहा गया कि कोल्ड और हॉट जंक्शन आपस में रिवर्सिबल है, अर्थात आप चाहें तो यहाँ पर 0 यहाँ रखिए तो हॉट जंक्शन यहाँ बना सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल मान आपको मिलता है कि सीबेक इफेक्ट इज द रिवर्सिबल इफेक्ट, दैट मीन्स आइदर एनी जंक्शन इज कोल्ड और हॉट जंक्शन, इनमें से किसी को भी कोल्ड और हॉट जंक्शन आप बना सकते हैं। और सीबेक सीरीज के से हम इसमें थर्मल ईएमएफ और करंट का डायरेक्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो जो मेन पॉइंट है वो क्या है वो आपको ध्यान देना है, जो अभी हमने बताया कि यहाँ क्या सीबेक का इक्वेशंस जो है थर्मल ईएमएफ और टेम्परेचर के रूप में जो दिया जाता है, और ये जो ग्राफ खींचा गया है इन पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आप ध्यान दें, क्या हो सकता है उसको याद भी करिए। जैसे देखिए यहाँ पर ये कहा गया कि न्यूट्रल टेम्परेचर क्या है, उदासीन ताप क्या है, तो ये कह सकते हैं जिस पर थर्मल ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम है न्यूट्रल टेम्परेचर पर। तो अगर आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें तो आप देख सकते हैं dE/dt, ऐसे देखिए तो यहाँ पर ये a आ जाएगा, t तो 1 हो जाएगा, प्लस 2bt, t स्क्वायर का 2t हुआ, फिर t का डिफ्रेंशिएट करिए 1 आ जाएगा। इसको हम लोग सीबेक कोएफिशिएंट कहते हैं, और दूसरा नाम थर्मो इलेक्ट्रिक पावर के रूप में भी दिया जाता है। तो सीबेक कोएफिशिएंट या थर्मो इलेक्ट्रिक पावर के रूप में दिया जाता है। तो इससे हम s को dE/dt अगर हम चाहें तो 0 कर दें, तो देखिए ये जो स्लोप आप जहाँ पर 0 करेंगे वहाँ पर e की कोई वैल्यू सिर्फ एक और एक ही पॉइंट पर टच करता है। टेंजेंट जहाँ पर 0 करेंगे वहाँ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो e और t का आपने एक तरह से स्लोप लिया, टेंजेंट लिया, जिसको प्रवणता या ग्रेडियंट कहते हैं, और उसे हमने 0 दिखा दिया। तो जहाँ पर ये 0 दिखाया उसी के लिए जो आप टेम्परेचर लिखेंगे वो न्यूट्रल टेम्परेचर होगा, अर्थात न्यूट्रल टेम्परेचर का मान दिए हुए कांस्टेंट के टर्म में, तो ये आपने प्राप्त कर लिया, a/2n के बराबर प्राप्त हुआ, 2b के बराबर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से उदासीन ताप क्या है आपको समझ में आ गया होगा। एट द टेम्परेचर वेयर थर्मल ईएमएफ इज मैक्सिमम एंड ग्रेडियंट ऑफ थर्मल ईएमएफ बिकम्स 0 या थर्मो इलेक्ट्रिक पावर टेंड्स टू 0। तो इस तरह से ये मान आपसे पूछा जा सकता है। और न्यूट्रल टेम्परेचर देखिए a और b कोएफिशिएंट पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन पर भी डिपेंड करता है, लेकिन थ्योरी में ध्यान रखिएगा ये इनिशियल टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, अर्थात न्यूट्रल टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन, ये ध्यान देना होगा। न्यूट्रल टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन, तो कोल्ड जंक्शन के ताप पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन पर ही निर्भर करता है, अर्थात उत्क्रमण ताप का मान बदलने पर उदासीन ताप के मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो Tn जो कोई फिक्स यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे आप पेयर लेते हैं अलग अलग पेयर के हिसाब से इसका मान अलग अलग प्राप्त होता है। तो भी आपको ध्यान देना होगा, उदासीन ताप का मान अलग अलग पेयर के लिए अलग अलग प्राप्त होता है। तो हमने इस पर चर्चा किया उदासीन ताप क्या होता है और इसको हम किस तरह से ए और बी कांस्टेंट में व्यक्त कर सकते हैं। इनका मेजरमेंट भी आप कर सकते हैं। उदासीन ताप की माप करना हो तो यहाँ पर ही इन दोनों का हाफ कर दीजिए, जैसे इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन अपॉन 2 हाफ कर दीजिए, न्यूट्रल टेम्परेचर की गणना हो जाती है या उदासीन ताप आप ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने उदासीन ताप पर 2-3 पॉइंट आपको बताया, जैसे यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं, इनका रिलेशन बता सकते हैं, और या इस पर ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग पदार्थों के लिए उदासीन ताप का मान अलग अलग होता है। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है कि उत्क्रमण ताप या टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन क्या है, तो आप कहते हैं कि उदासीन ताप के बाद जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिफरेंस को और बढ़ाते हैं तो थर्मल ईएमएफ का मान कम होने लगता है
और एक ऐसा टेम्परेचर जिसके आगे और अधिक डिफरेंस लेने पर ये फिर रिवर्स डायरेक्शन में प्राप्त होने लगता है। ये कांस्टेंट नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं ये रिवर्स डायरेक्शन में फिर से प्राप्त होने लगता है, ये रिवर्स होकर। तो इसको उत्क्रमण टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहा गया है। फिर हाईएस्ट टेम्परेचर है, और इसको आप अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग इनका मेजरमेंट देते हैं। जैसे निकल पेयर के लिए अलग होगा, कॉपर और आयरन पेयर के लिए, एंटीमनी बिस्मथ पेयर के लिए, तो सभी पेयर के लिए इसका मान अलग अलग प्राप्त होता है। तो आपने टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, न्यूट्रल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर तो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन। तो सेवेक के इफेक्ट के मेजरमेंट में टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन फिक्स ही रखते हैं 0, जबकि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कोई हाई टेम्परेचर हो सकता है, और उनके डिफरेंस के अनुसार हम रीडिंग प्राप्त करते हैं। बाकी आपको यूनिट वगैरह बताया गया है कि किस तरह से ये लिखा जाता है। वैसे सेवेक कोफिशिएंट को सिंबल हमने कैपिटल एस दिया था, और उसे थर्मोइलेक्ट्रिक पावर भी नाम दिया। तो थर्मोइलेक्ट्रिक पावर को लेते हुए अगर कोई ग्राफ आप प्लॉट करते हैं, तो ये जैसे न्यूट्रल टेम्परेचर है और यहाँ पर थर्मोइलेक्ट्रिक पावर ये दिखाया जा रहा है ऐसे, तो ये ग्राफ खींचा जाता है और ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। अर्थात उदासीन ताप पर हम लोगों ने एस को 0 दिखाया था, तो इस ग्राफ में भी हम शो कर रहे हैं कि न्यूट्रल टेम्परेचर पर एस की वैल्यू 0 होता है। तो ये अक्सर टॉपिक आपको दिया जा सकता है या पूछा जा सकता है, तो ये भी अच्छा पॉइंट है, इस ग्राफ को आप ध्यान देंगे। इसको हम नाम दे रहे हैं एस को देके सीवेक कोफिशिएंट, ये याद रखिएगा जो बोला जा रहा है, सीवेक कोफिशिएंट। तो इस तरह से आपने सीवेक गुणांक का अध्ययन किया, और किस तरह से हम इनका उपयोग करते हैं इनकी चर्चा की गई। तो सीवेक इफेक्ट आप कह सकते हैं थर्मोकपल थर्मामीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम ताप में अंतर के कारण ताप विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा प्राप्त कर लेते हैं, और इनसे हम बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन है जो आप इसका यूज़ करते हैं। तो टेम्परेचर मेजरमेंट हो गया। अब इनमें ये आपसे पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ सीवेक इफेक्ट, इस तरह से इसमें इंटरमीडिएट लॉ प्रिंसिपल भी बताया जाता है सीवेक इफेक्ट में। तो उसमें कहा गया है कि अगर आप एक से अधिक मेटल को लेकर सीरीज में कंबाइन करते हैं, तो इनके पेयर कॉम्बिनेशन जैसे AB, BC, CD इस तरह का कोई रिजल्ट हो, तो A और D की टेम्परेचर डिफरेंस से हम न्यूट्रल टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ये सब मेजर कर सकते हैं। अर्थात ये कोई प्रारंभिक और ये कोई अंतिम मेटल है, तो इनका हम टेम्परेचर डिफरेंस लार्ज करके प्राप्त कर सकते हैं बाय यूजिंग एंड अदर मेटल्स बिटवीन देम, और जो अदर मेटल्स बिटवीन देम यूज किए जा रहे हैं वो नाम दिया जाता है इंटरमीडिएट मेटल्स। इंटरमीडिएट मेटल्स में हम ऐसे फिगर द्वारा भी आपको याद दिला दें, जैसे ये कोई कपल आप यूज कर रहे हैं जिसको बार बार कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इसे सीवेक सीरीज के रूप में ये हमने दिखाया। कपलिंग ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। इस तरह से आप इसमें कोई फाइनल के लिए कोई हम इसका नाम दे रहे हैं MA, तो इनके कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू आप रिपीट कर रहे हैं 1 2 3। इस तरह से हम लार्ज रूप में लेकर थर्मल EMF और टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल को लार्ज कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ इंटरमीडिएट के रूप में यहाँ बताया गया है और कहा गया है कि हम एक से अधिक मेटल को सीरीज में कंबाइन करके थर्मल EMF और मिली करंट जो आप मेजर कर रहे थे उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। वैसे तो रेंज आपको याद ही करना रहता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो यहाँ कोई हो नहीं रहा है,
तो रेंज के लिए जैसे कि ये कोई टेम्परेचर मेजर कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू भी, और रेंज में जैसे कि 1200 है, ये मेजरमेंट पोजीशन आप ले सकते हैं, -200 है 1200 के लिए। अब इनके बीच कोई रीडिंग दिया गया है तो ये मेजरमेंट में आप दिखा सकते हैं। करेक्ट मेजरमेंट तो 300, 400, 500, 600 इस तरह की रीडिंग को करेक्ट आप शो कर सकते हैं। बाकी रेंज की बात अलग होती है कि कहाँ तक आप दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने सिविक का डिस्कशन किया, सिविक कोफिशिएंट बताया और सिविक कांस्टेंट पे उनका रिलेशन लिया, ग्राफ खींचा गया। अब यूजेज ऑफ थर्मोकपल थर्मामीटर या जो एप्लीकेशन अभी आपने देखा सिविक का, इसका यूजेज कैसे करते हैं। तो अभी आपको हमने बताया कि यूजेज फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एट द जंक्शन या अननोन टेम्परेचर ऑफ एनी जंक्शन। तो इसको हम मॉडर्न स्केल में देखें तो इस तरह का स्केल बनाया जाता है जिसको आप मॉडर्न स्केल में देखते हैं। ET/ATR इंटू 273.16 केल्विन, ये मॉडर्न स्केल में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कहा जाता है टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो थर्मल इमेज की वैल्यू टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर लेते हैं, और यहाँ पर जो है टेम्परेचर अननोन रहता है। अननोन टेम्परेचर पर थर्मल ईएमएफ की कोई वैल्यू होती है, उसकी रीडिंग ली जाती है। इनको डिवाइड करके ये T का मान केल्विन में प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये मॉडर्न स्केल पर जो है अननोन टेम्परेचर का मेजरमेंट आपने दिखाया। बाकी थर्मोकपल थर्मामीटर के लिए आप कह सकते हैं कि थर्मल जनरेटर, थर्मल रेफ्रिजरेटर, थर्मल रेडिएशन, ये सब इसको मेजर करता है। तो इस तरह से थर्मोकपल थर्मामीटर रेफ्रिजरेटर में भी यूज हो रहा है, जनरेटर फंक्शन में भी यूज होता है, और इसके अलावा अभी हमने बताया कि इसमें किस तरह से टेम्परेचर मेजरमेंट में मॉडर्न स्केल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह के डिस्कशन आप इसमें पेल्टियर इफेक्ट का भी आप सुनते हैं और थॉम्सन इफेक्ट का भी आप सुनते हैं। तो इसमें ये कहा गया है पेल्टियर इफेक्ट पर डिस्कशन जब आप करते हैं तो इसमें बताया गया है कि अगर हम टू डिफरेंट जंक्शन के मध्य कोई करंट फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, तो हीट एनर्जी आइदर एब्जॉर्ब और रिवॉल्व एट एनी जंक्शन of two different metals. Whenever electric current passing between two different combination of metals, then heat energy either absorb or evolve at any junction. This phenomena is called Peltier effect. तो पेल्टियर इफेक्ट में आपको बताया गया है कि जब दो विभिन्न चालकों के संधि के मध्य हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके किसी भी संधि पर ऊष्मा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन होता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित करते हैं। जैसे उसी सेंटेंस को इसमें करंट या इलेक्ट्रिक करंट के रूप में लेकर समझाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर कोई एक कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, इसी पार्ट में कोई कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर सेल ले लीजिए, ऐसे इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आपने देखा है, ऐसे। तो कहा जा रहा है यहाँ से जैसे तो आपने इधर पॉजिटिव लिया इधर नेगेटिव, तो इसको कहा गया हॉट जंक्शन होगा, इधर कोल्ड जंक्शन होगा, इस तरह रखा गया। और जो यहाँ पर हॉट और कोल्ड के कारण जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो इसके द्वारा ट्रांसफ़र अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो इसमें हीट ट्रांसफ़र आप डेल एस मान लीजिए, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पेल्टियर कोफिशिएंट जो डिफाइन किया गया
the rate of transfer of heat per unit इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग बिटवीन टू डिफरेंट जंक्शन। ऐसे क्यू आपको हीट नजर ना आए, स्मॉल हमने लिख दिया। और डेल्टा एस जो है टेम्परेचर हीट ट्रांसफर बिटवीन हॉट एंड कोल्ड जंक्शन, या डिफरेंस बिटवीन हीट विच ट्रांसफर बिटवीन टू डिफरेंट जंक्शन फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, वेयर डी क्यू, तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग बिटवीन टू जंक्शन ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। इस तरह से इसका रेशियो आप लेकर पर्टिकुलर कोफिशिएंट को बताते हैं। और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि पर्टिकुलर कोफिशिएंट इज आल्सो रिवर्सिबल डिफेक्ट, अर्थात अगर अगली बार आप इसमें इस तरह से सिंबल दे दें तो हॉट और कोल्ड जंक्शन की पोजीशन रिवर्स हो जाती है। जैसे इधर हॉट और इधर कोल्ड दिखाया जा सकता है। सिविक में भी आपको अभी हमने बताया कि हॉट एंड कोल्ड जंक्शन आल्सो रिवर्सिबल, तो इस तरह से हम उनको रिवर्सिबल करके ये शो कर सकते हैं। यहाँ पर रखा गया है चेंज इन या ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्लोज पाथ। तो इस रेशियो को आप यहाँ पर पर्टिकुलर कोफिशिएंट कहते हैं। इसी तरह से थॉमसन ने भी यहाँ पर हेल्प किया था। थॉमसन में आप एक ही मेटल की बात करते हैं और कहा गया है कि कोई भी मेटल जिसमें हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं उसका कंसंट्रेशन जो आप मेजर करते हैं किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस के लिए, वो सिमेट्रिकल नहीं होता है। अर्थात जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हीट का, वो पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कि डेवलप हुआ है, हीट ट्रांसफ़र किसी हाई जंक्शन से लो जंक्शन की तरफ है, और यहाँ पर अगली बार आपको सेम मेटल ही लेना है। जैसे कि ये कॉम्बिनेशन हॉट और कोल्ड डिपेंड करता है कि आप करंट किस डायरेक्शन में दे रहे हैं। जैसे इधर हॉट है, ये कोल्ड है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो आपने यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिया तो ये लिखा जाता है dV। जब आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किए हैं और इसमें इसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस हो गया तो उसको आप ले लीजिए dt, और ये रेशियो जो मेजरमेंट किया जाता है उसी को आप सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसे हम थॉमसन कोफिशिएंट कहते हैं। तो पूछा जाता है व्हाट इज थॉमसन कोफिशिएंट, तो आप बताते हैं इट इज डिफाइन द रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ एनी थर्मोकपल थर्मामीटर वेयर इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू देम फॉर एनी क्लोज पाथ। तो इसको आप ये डिफाइन करते हैं। तो आपको आज हमने 3 कोफिशिएंट बताया, एस के बारे में, पाई के बारे में, सिग्मा के बारे में, तो आपने इसको ध्यान दिया और नोट किया। अब आप देख सकते हैं इनका रिलेशन वगैरह कोई पार्ट देता है, तीनों में क्या रिलेशन है। तो आप ये कह सकते हैं कि सिग्मा इक्वल टू टी एस, ऐसा आपको बताए थे सिविक कोफिशिएंट, और ये अभी आपने थॉमसन कोफिशिएंट के रूप में देखा, या पाई के रूप में यहाँ पर है पाई इक्वल टू टी एस। लेकिन जब आप सिग्मा लिखते हैं तो सिग्मा इक्वल टू माइनस टी डी एस बाई डी टी, या एस का कोई मान जो आपने पढ़ा है डी ई बाई डी टी रख दीजिए, तो यहाँ कह सकते हैं माइनस टी डी टू ई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ऐसे ये रिलेशन आपको दिखाया गया है। पहले आप देख सकते हैं पर्टिकुलर कोफिशिएंट का सिविक कोफिशिएंट के साथ टी आप जानते ही हैं, यहाँ टेम्परेचर को शो कर रहा है और ये रिलेशन बताया गया। लेकिन जब आप थॉमसन कोफिशिएंट लेते हैं तो इसका रिलेशन इस फंक्शन में होता है या यहाँ पर दिखाया गया है। तो ऐसे टॉपिक थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि क्या हमें करना है, कैसे डिफाइन करना है, तीनों का रिलेशन लेना होगा। तो आप हटा सकते हैं यहाँ टी को, देख सकते हैं टी को हटाकर, तो माइनस पाई बाई एस डी एस बाई डी टी, कोई ना कोई पार्ट आपको मिल जाएगा जिसमें इसका डिस्कशन होगा। तो आपको हमने टेम्परेचर मेजरमेंट में इस तरह से बताया कि थर्मोकपल थर्मामीटर क्या होता है, कैसे हम उसका यूज़ करते हैं,
मॉडर्न स्केल में किस तरह से उसका यूज है उस पर भी चर्चा किया गया। अभी आप इसमें टेम्परेचर स्केल मेजरमेंट देखा, लेकिन हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। पायरोमीटर तो ये कह सकते हैं कि ऐसा डिवाइस है जो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप कहते हैं कि 800 डिग्री सेल्सियस टू इनफाइनाइट, ऐसे आप कहते हैं कि इसमें यूज़ किया जाता है। लेकिन पायरोमीटर में आप दो अलग अलग पार्ट रीड करते हैं। एक तो आप कहते हैं फर्स्ट पार्ट जो इसमें ऑप्टिकल, और एक पार्ट आप लेते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। जैसे हम पहले ही लिखते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। दूसरा आप पढ़ते हैं ऑप्टिकल पायरोमीटर। इस तरह से आपको रेट कराया जाता है, या इन पर कोई डिस्कशन है तो आपको दिया जाता है। तो इस पर ध्यान रखिएगा। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप कह सकते हैं कि ये विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसमें चर्चा होता है स्टीफन के विकिरण के सिद्धांत का। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर तो आप नाम दे सकते हैं स्टीफन रेडिएशन लॉ। स्टीफन रेडिएशन लॉ से ये डिफाइन कर लिया जाता है। ऑप्टिकल पायरोमीटर तो ये विजिबल लाइट, ये लाइट रेज पर डिपेंड करता है, और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से हम लोग इसको प्रयास करते हैं। विन का विस्थापन नियम या विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ आपने भी किया होगा। लैम्डा एम ये मिनिमम वेवलेंथ इनटू टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस तरह से ये लिखा जाता है। तो आपको हमने इसमें पायरोमीटर क्या होता है बताया। एक ऐसा उपकरण है जो उच्चतम ताप के माप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसमें टू पार्ट हमने कर दिया। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर संपूर्ण विकिरण तापमापी। तो इसमें आपको हमने बताया टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। तो स्टीफन के लॉ से जो आप पढ़े हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो लॉ देख सकते हैं। स्टीफन के लॉ से जैसे आप रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर टाइम लेते हैं प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ऐसे आप दिखाते हैं, या इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 इमेजिव पावर 1 रखकर इसमें इंटेंसिटी आप रेडिएशन वगैरह ज्ञात कर लेते हैं। ऑप्टिकल पायरोमीटर का एक रेंज लिमिट में होता है, जैसे 3000 है, 4000 है, इस तरह के ताप की माप करता है। लेकिन टोटल रेडिएशन पायरोमीटर को 800 से इनफाइनाइट तक कहा गया है। तो आपको हमने आज टेम्परेचर मेजरमेंट में किस तरह से ताप की चर्चा की गई वो आपने याद कर लिया होगा। इससे पहले स्केल पर भी हमने बताया, वो भी ध्यान दीजिएगा। उसकी डिफिनेशन बताई गई, उसको आप याद करेंगे। और इसमें चर्चा होता है हीट का भी। जैसे आप हीट के बारे में पढ़ते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के बाद, हीट के बारे में आप रीड करते हैं। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो ताप में अंतर के कारण सदैव गतिशील अवस्था में होती है। परंतु यदि ताप स्थिर है तो निकायों के मध्य दी गई ऊष्मा और ली गई ऊष्मा की मात्रा आपस में एक समान होता है। तो इस तरह से आप कहते हैं कि ऊष्मा का जो मेन फंक्शन है वो ताप पर डिपेंड करता है, और किसी पदार्थ की जो ऊष्मा है हम अलग अलग भौतिक राशियों से उसकी माप करते हैं। तो ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की अव्यवस्थित ऊर्जा है जो ताप के कारण अवशोषित अथवा उत्सर्जित होती है, और यह सदैव डायनेमिक स्टेट में पाई जाती है। तो हीट को मेजर करने के लिए आप अलग अलग नाम देते हैं। जैसे आप नाम देते हैं यहाँ पर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, या आप नाम लेते हैं स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी। मेजरमेंट ऑफ हीट, हीट का सीधे आप नाम दे देते हैं मेजरमेंट ऑफ हीट।
बाकी इसके पार्ट और हैं, जैसे स्पेसिफिक हीट है, हीट कैपेसिटी है, मेजरमेंट ऑफ हीट को अगर हम और बैक ले चलें तो यहाँ पर जो है मोलर स्पेसिफिक हीट, और इसमें भी आप ब्रेक करेंगे तो CP CV अलग अलग वैल्यूएशन है जो ब्रेक करके बताया जाता है। वैसे आप इसमें लेटेंट हीट का भी डिस्कशन होता है, कोई सिंबल आप याद कर सकें जैसे L, इसका भी यूज होता है और इससे हम किसी पदार्थ की अवस्था प्रवर्तन के गुणों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो और भी टॉपिक हैं जो इनमें बताया जाएगा कि किस तरह से हम हीट और उनके प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होता है यह आप जानते हैं, किसी भी पदार्थ के निश्चित द्रव्यमान के ताप में वृद्धि करने के लिए जो आप अतिरिक्त ऊष्मा प्रदान करते हैं अथवा उससे लेते हैं कमी के लिए, तो उसमें ये जो डिस्कशन होता है dQ/dt से जुड़ा होता है हीट कैपेसिटी। तो किसी भी पदार्थ के कोई निश्चित द्रव्यमान या किसी द्रव्यमान के ताप में अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं तो उस पदार्थ द्वारा जितनी ऊष्मा धारण होगी या अवशोषित होती है वह ताप परिवर्तन का अनुपात यहाँ पर हीट कैपेसिटी के रूप में लिया गया है। तो इसको आप याद करते हैं और ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर जो डिस्कशन है हीट कैपेसिटी का किस तरह से क्या लिया गया है। लेकिन जब स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो यहाँ पर MCV और DT की बात करते हैं, अर्थात यहाँ पर मोलर में मास भी आ जाता है, या म्यू मोड है तो म्यू का भी डिस्कशन होता है और ये प्राप्त कर लिया जाता है। हम लोग C को ही जो है ब्रेक करके C के मान को जैसे कि CV स्थिर आयतन पर, स्थिर दाब पर, या और इनके कोई मान है जैसे मोलर स्पेसिफिक हीट तो मोल पर, या और कोई डिस्कशन है, सब मान लेकर रख दिया जाता है। जहाँ जिसकी आवश्यकता है वो यूज़ करके सॉल्व किया जाता है। तो आज आपको इतना ही, हमने जो भी मान दिया है एक तरह से इंट्रोडक्शन हमने पूरा किया टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। और हीट में जो मेन टॉपिक है अब आपका शुरू होगा और उसको नोट्स भी बनाते रहिए, लिखते रहिए। टॉपिक्स जो हैं अब लगभग जो है हीट के 2-3 चैप्टर जैसे आप पूरा करेंगे तो मैक्सिमम पोर्शन आपका कवरेज होगा। साथ में वैसे तो अभी लाइट छूटा हुआ है लेकिन लाइट का बहुत ज़्यादा पार्ट आपको अभी PGT वाले में देना नहीं है, उसमें आपको केवल डिफ्रेक्शन है, पोलराइजेशन है और साथ में ये कह सकते हैं इंटरफेरेंस है। इन्हीं पर चर्चा है, 2-4-6 लेक्चर जो भी होंगे इनको देकर पूरा करा दिया जाएगा। तब तक 1-2 दिन वीडियो हो सकता है गैप हो, तो आप ऐसे ही बीच में 1-2 गैप हो भी जाता है तो उनको बैक साइड जो दिया गया है आप पढ़ते रहिए और फिर हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे।